मैं इसके बाद ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे 17 साल के दौर में शैलेंद्र सिंह का वो साहस, वो निडरता और उन तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो लगातार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, इन तमाम दबावों से आप कैसे निकले? क्या आज आपको नहीं लगता कि 17 साल के बाद जिस माफिया के कारण, जिस माफिया का सगा चाचा इस देश का उपराष्ट्रपति रहा हो और इस देश में एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा हो, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हो, ईरान में एम्बेसडर रहा हो और भारत का उपराष्ट्रपति रहा हो, वही हामिद अंसारी अपने पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमानों को डर लगता है? तो उसने अपने भतीजे से नहीं पूछा कि उसने का भतीजा, सगा भतीजा जो उसका रिश्तेदार है, वो तो इस देश की व्यवस्था को डराता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज वही मुख्तार अंसारी, कल तक मुलायम सिंह थे, आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी उसे बचाने के लिए एक फेक नाम का कोई टेलीफोन कॉल पे एक्सटॉर्शन की बात बताई जाती है और वो यहां से उत्तर प्रदेश से निकल के पंजाब चला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट में बहुत फैसला हुआ और उसके बाद ये दुर्दांत जिहादी आतंकी, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये दोबारा उत्तर प्रदेश आ रहा है। आपको नहीं लगता कि पहले मुलायम सिंह थे, मायावती थी, आज कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए यहां से पंजाब ले गई, अब छूट के वापस आ रहा है? तो आज जब आपके सामने वो तस्वीर आती है तो क्या आपके मन में विचार आता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक डिस्पेंसेशन बदला है, एक सोच बदली है। तो इस परिस्थिति में आज अपने आप को आप कहां पाते हैं? सही, इसमें आपने कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि इसके खौफ का साम्राज्य का, कि जी आपको डर नहीं लगा, तो उसका उत्तर मैं पहले दे दूं। जी जब मैं इस्तीफा दिया तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था, और एक इंडिपेंडेंट चुनाव के जब लड़ते हुए जो दो सिपाही नॉर्मल मिलते हैं राइफल के साथ आपको सुरक्षा में, वो थे। और मैं बनारस में कोतवाली थाना क्षेत्र में शाम को करीब 8-9 बजे मीटिंग कर रहा था, 8 बजे अंधेरा हो गया था। मुझे एक आदमी ने आके कान में कहा कि मुख्तार का शूटर अन्नू त्रिपाठी आ चुका है, यहाँ देखा गया है, वो आपको मारने आया है, आप तुरंत यहाँ से हट जाइए। मैंने जनता के बीच में ये प्रश्न रखा तुरंत कि मुझे ऐसे ऐसे बताया गया है, एक शूटर कोई आया हुआ है, वो मुझे मारने के लिए, और आप लोग खुद डिसाइड करिए, क्या इतनी आप लोगों ने छूट दे दी है, ऐसे गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने की आप लोगों ने इतनी आदत बना ली है कि इतनी हिम्मत हो गई है कि लोग इलेक्शन के दौरान बनारस जैसे सिटी में और आके लोग किसी को मार दें, जब इलेक्शन के समय पूरा आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल रहता है। तो ये इनका खौफ था। इनके खौफ को पहले भी बताया मैंने कि पुलिस लाइन में घुस के मारा, एडिशनल एसपी को मारा, विश्व हिंदू परिषद के उनको मारा। तो जब मैं रिजाइन करके बाहर आया, मेरे सबसे पहले सरकारी आवास खाली करना था। सरकारी आवास खाली करने के बाद मेरे पास कोई अपना घर नहीं था, क्योंकि इतने सैलरी से मैं इतनी जल्दी बना भी नहीं सकता था। तो मैंने कई जगह प्राइवेट घर तलाश करने की कोशिश की, तो सबने मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों को धमकियां आती थी और डर था कि मुख्तार जैसे लोगों से जिसने पंगा लिया है, मुलायम सिंह जैसे जिसकी सरकार है, इस आदमी को हम लोग किराए पर मकान देके फंस जाएंगे, और सबने मना कर दिया। एक जगह मुश्किल से मुझे जगह मिली, मैंने सामान रखा, सवेरे तक उन्होंने कहा भाई साहब खाली कर दीजिए, मेरे लिए बहुत विकट स्थिति हो गई है, इतनी धमकी आई है। खैर मैंने वहां खाली किया और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अधबने मकान में मैं किसी तरह 1.5 साल वहां पर रहा। बाद में फिर मैंने अपना एक फ्लैट आवंटित कराया और उसमें गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाके परेशान करते हैं। दूसरा, जब मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ये भी आपका प्रश्न था कैसे किया, तो स्वाभाविक है मेरे पास कोई ऐसा नहीं था। प्राइवेट नौकरियों के लिए मैंने जब अप्लाई किया कि भाई कहीं मिल जाए, तो इन लोग की धमकियां वहां जाती थी कंपनी के मालिकों को कि अगर इनको आपने रखा तो आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि
सरकार से, माफिया से कौन पंगा लेगा कंपनी चलाने वाला, और वो भी इतने दुर्दांत लोगों से। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न था कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, अपने परिवार की जान कैसे बचाऊं, और साथ ही साथ अपनी आजीविका का कैसे हम व्यवस्था करें। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी इन लोगों ने नहीं माना और कहे कि शैलेंद्र सिंह के सर्विस के दौरान जहां जहां पोस्टिंग रहे इनका निकालो, कोई भी कमी मिल जाए तो उसमें मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों को एक नजीर पेश करनी थी कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र करो कि दूसरा शैलेंद्र सिंह बनने की हिम्मत न करे। इन्होंने ठान रखे थे मुलायम सिंह ने और मुख्तार ने। तो इसके लिए फिर इन लोगों ने बहुत तलाश किया, लेकिन मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले का करम, कि हम कहीं भी इन लोगों को कोई मेरी सरकारी कार्य के दौरान कमी नहीं मिली। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं था। अंत में ऊपर से निर्देश आया मुलायम सिंह का इन लोगों के लिए कि किसी भी तरह इस लड़के को जेल में भेजना है, चाहे फ्रेश मुकदमा लिखो। और उसी क्रम में बनारस में मैं डीएम के पास गया था। एक विद्यालय जो 1.5 महीने से बंद था भ्रष्टाचार के कारण, उसके समस्याओं के लिए डीएम से मिलने गया था। ऑफिस आवर में, मतलब 10 से 12 जो पब्लिक का मिलने का समय होता है, वो पहले से बता के, और डीएम अपने ऑफिस से गायब थे, घर पे थे पता चला। मैंने कहा पब्लिक से मिलने का समय, हम लोग समय लेके आए हैं, डीएम साहब आए, हम लोग वेट करते हैं। और उसी बात को दिखा दिया गया कि हमने डीएम का ऑफिस कब्जा किया और एक फर्जी मुकदमा लिख के और मुझे जेल में भेजा था। आप समझ सकते हैं कि इन लोग की प्लानिंग कितनी होती है। ये सितंबर 2008 की बात है? नहीं, ये 2004 में ही, जब रिजाइन किया था मैंने मुलायम सिंह के, उसके तभी बाद की बात है। उसी समय सितंबर 2008 में तो अलग मैं जेल गया था, अभी वो भी बताऊं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये लोगों ने नजीर पेश की कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र कर दिया हम लोगों ने कि इनको खाने के लाले पड़ जाए, इनको जान के मतलब आफत हो जाए कि कैसे बचाएं, और इन लोगों को अंत में जेल भी हम भेज देंगे। और जेल भेजने का नतीजा क्या हुआ, मेरे पास एक क्रिमिनल केस लग गया। अब मेरे पास सुरक्षा हट गई। मैंने मांगा कि मुझे आर्म्स लाइसेंस दे दिया जाए। मेरा आर्म्स लाइसेंस बनारस में यह कह के रोक दिया गया कि ये इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी। और यही नहीं, एक और खुलासा करूंगा कि मेरे सूत्रों ने बताया था, एक बहुत बड़े अधिकारी कह लीजिए, मुझे रात में बुलाया रेजिग्नेशन के बाद, क्या शैलेंद्र तुमने रिजाइन करके लीड ले ली? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। क्या ऊपर वाले ने तुम्हारी जान बचा दी? मैंने कहा सर फिर भी नहीं समझा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि तुम्हारा रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे 2 रेजिग्नेशन भेजने पड़े थे। पहला कंडीशनल कह के स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इनकी प्लानिंग थी कि तुमको ज्वाइन करा के तुम्हारा दोबारा कहीं ऐसी जगह बॉर्डर पुलिस में ट्रांसफर करेंगे कि जहां तुम्हारा गनर ही क्रॉस फायरिंग में तुमको मारेगा, जो उनका आदमी होगा। क्योंकि इन लोगों ने यहां तक व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट को भ्रष्ट बर्बाद कर दिया है कि अपने व्यक्तिगत नौकरों को पुलिस की वर्दी पहना दी है। अब आप समझ सकते हैं, और वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। ऊपर तक शब्द कह रहा हूं, अभी उसका भी उदाहरण दूंगा। तो ये लोग इस लेवल पे जा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उनकी कृपा थी कि मैं यहाँ आज सुरक्षित बैठा हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद हृदय से देता हूँ कि उस समय जब अरेस्ट किया गया, मुझे जेल भेजा गया, तो सब इन्होंने तुरंत घर पे फोन किया और कहा कि मैं हूँ आप लोग के साथ, कोई तकलीफ होगी तो मैं तुरंत खड़ा हूँ, हमारे लोग खड़े हैं, और कभी जब अवसर हमको मिलेगा तो मैं ये सब चीजें पलटूंगा। और मैं आपके माध्यम से, कल मैं मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं आभार व्यक्त किया, कहा सर आपकी मेहरबानी है, आप लोग की वजह से मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूँ। वरना इन लोगों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि हमको नेस्तनाबूद कर दे, हमको और हमारे परिवार को। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि अब इनके चाचा पे आइए, इनको पॉलिटिकल पार्टी सभी कैसे संरक्षण देती है, ये तो सपा ने देखा आपने कि डायरेक्ट कैसे दिया। बसपा में
जब मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो ये बसपा के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ बनारस से, याद होगा आपको। और अभी ये पंजाब में जो एक केवल दिखावे का मुकदमा लिख के और वहां जेल में अपना ट्रांसफर करा लिए, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। इनके चाचा किस पार्टी से थे? कांग्रेस से बनाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में इनका जो नेक्सस था, दोनों समाजवादी पार्टी, बसपा जो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ की थी, और इवन कांग्रेस की भी जो नेशनल लेवल पे थी यूपीए की सरकार, उसमें भी इनकी पकड़ थी। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि जब 2 साल बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की तो वो कांग्रेस पार्टी। मुझे उस समय लगा सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया है और मनमोहन जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को बनाया, तो हमने कहा चलो इनके साथ काम किया जाए। मेरा ये दुर्भाग्य देखिए। और वहां जब जाके मैं बैठा तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर के ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सर जरा सोच समझ के इन लोग के साथ बैठा उठा करिएगा, इनके साथ कहीं जाइएगा, दिन में आपसे बात करते हैं, रात में मुख्तार के यहाँ डिनर लेते हैं लोग। मेरे तो जमीन खिसक गई। और मैंने देखा इस बात को, जब मुकदमे हम पे लगे तो मैंने ऊपर मदद मांगी, क्योंकि कांग्रेस में एक से एक वकील थे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई भी हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था। और अंत में मेरा मतलब, ये तो हमारे मित्र लोग कुछ थे, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट, नामी तो नहीं थे, लेकिन उन लोगों की मदद से मैं अपने मुकदमे किसी तरह से वहां बचता रहा। और इन लोगों को कम से कम इतना डायरेक्शन था कि शैलेंद्र को अगर छुएंगे तो हम लोगों को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये स्थिति मैंने उत्पन्न की। तो आपसे बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको जो पॉलिटिकल पार्टी थी, तीनों पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश में खासकर जो काम कर रही हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये किस तरह से संरक्षण दी, ये सबके सामने है। जो कृष्णानंद जी की विधवा हैं और विधायक है मनियालका राय जी, उन्होंने खुला लेटर लिखा ये प्रियंका गांधी जी को, क्योंकि वही प्रभारी महासचिव हैं, एक्टिव हैं, राहुल गांधी को लिखा, सोनिया जी को लिखा कि आपके द्वारा चलाई जा रही सरकार में और इसको वहां पे संरक्षण मिल रहा है, जेल से ये पूरा गैंग चला रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार लाना चाह रही तो वहां से इनको यहाँ हैंडओवर नहीं किया जा रहा। तो आप लोग इसमें हस्तक्षेप करिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। और क्यों नहीं किया? तो केवल इसलिए कि हामिद अंसारी के थ्रू या तमाम इनके लोगों के थ्रू कांग्रेस के ऊपर आका लोगों को यह समझाया गया था कि हम पूरा उत्तर प्रदेश में आपका एक खास वर्ग का वोट बैंक आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, इनकी बेवकूफ़ी है कि क्रिमिनल किसी का नहीं होता है। कांग्रेस तो यहाँ उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर लड़ रही है, आप भी जानते हैं। मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग ज्यादातर करता है कि कौन बीजेपी हरा दे, तो फायदा तो कांग्रेस को नहीं मिलना, जिसके लिए इन्होंने पूरी कवायद की पंजाब में और छीछा लेदर कराई, अपने ऊपर धब्बा लगवाया, तमाम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और उसका फायदा भी नहीं मिलना है इनको। तो मैं इनकी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि को दाद देता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी इन लोगों ने गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकलवाई कि मछुआरा समुदाय को, निषाद समुदाय को अपने साथ लें, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि निषाद समुदाय का सबसे ज्यादा शोषण मुख्तार के लोग करते हैं। पूरा मछली के कारोबार पे इसका कंट्रोल है। तो आप मुख्तार के साथ खड़े हैं, तो जिस निषाद समुदाय के लिए प्रियंका गांधी घूम रही है, यात्रा निकाल रही है, क्या वो लोग उनके साथ आएंगे? इतनी सी एक बेसिक समझ नहीं है इन लोग। तो क्या कहा जाए? शैलेंद्र भाई, आप इस पूरे दौर में एक अलग अलग जीवन के आपने शेड देखे, अपने साथियों का रोल देखा, अपने सीनियर्स का रोल देखा। आज मैं समझता हूं कि पूरा सर्किल कंप्लीट होने जा रहा है, और वो सर्किल ये है कि एक माफिया डॉन जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसको अलग अलग पार्टी में वो रहा, या ये कहिए कि उसने अपने माफिया साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था कि हर पार्टी उसके दरवाजे पे जाकर फूल चढ़ाती थी। वो माफिया डॉन परसों पंजाब की जेल से निकलने वाला है और वहां से वो उत्तर प्रदेश आएगा।
निकल मैं चुका है पिछले, आपकी जानकारी में कह दूं कि निकल चुका है उसका अच्छा, काफिला। निकल चुका है। जी। आप एक तरफ देखिए कि पिछले 10-15 दिन से जब से ये मामला चला है, पूरे देश में एक इस किस्म का गुस्सा है। और जब से आपने जो भी कुछ कहा है और आपको ध्यान केंद्र में रख करके लोगों के अंदर उस गुस्से में और ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है, पूरा चीज है कि इस आदमी को वहां से यहां जेल में लाना और फिर पेश करना, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का या भारत की जो निजाम है उसका मजाक बना रहा है। क्या इस आदमी के बारे में हर आदमी ये चाहता है कि इसका इनकाउंटर बीच चौराहे पे किया जाए। एक शैलेंद्र जो इतने लंबे 17 साल के पर्सनल टॉर्चर से गुजरा हो, राजनीतिक लोगों ने, आपके आपके सीनियर्स ने, सबने आपको इससे इससे बचाए नहीं बल्कि आपको उनके बीच में डाल दिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से और अपने अपने पद की गरिमा को छोड़ करके आपको अकेला कर दिया। आज ये शख्स, आज नहीं कल, आज रात में, कल तक ये उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अगर मैं ये कहूं कि शैलेंद्र जी, इस पूरी परिस्थिति में आज आपके मन में कौन सा ऐसा विचार है जो बार बार आपको लगता है कि काश मैं आज यहां तो मैं ये करता, यहां होता तो मैं ये करता। क्योंकि जो जो कुछ आपने बयान किया है, ये कोई शैलेंद्र सिंह की निजी लड़ाई नहीं है। ये भारतीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से लोकतंत्र का क्रिमिनलाइजेशन किया है, उस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है। और उस व्यवस्था में थोड़ी सी आपको एक रोशनी नजर आ रही है। तो आज के शैलेंद्र सिंह में क्या उसके मन में विचार उठ रहे हैं? क्या वो गुस्सा जो है वो आज अपनी आंखों के सामने उसको आप देखेंगे कि वो आ रहा है? क्या मन में सवाल है? क्या मन में आपके कोई कोई इस तरीके की बात है जो आप आज अगर उस पद पे होते तो क्या करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अपराधी केवल पब्लिक की निगाहों में बहुत बड़े माफिया होते हैं। मैं तो बड़ा नजदीक से इनको देखा हूं कि कितना कलेजा इनका होता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब मुख्तार अंसारी का ये एलएमजी रिकवर हो गया, पोटा लग गया, तो इसके परिवार का पूरा फोन तब भी हम लोग सुन रहे थे। और इसके छोटे भाई ने, इसका जो सगा जीजा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, उसको फोन किया और कहा, जीजा किसी तरह निकालिए मुख्तार भाईजान को, ये पोटा लग गया है। तो मालूम है उसने क्या कहा? कहा कि तुम लोग यार पहले इनको गालियां दी और कहा कि तुम लोग कहते थे हम लोग सरकार चलाते हैं, एक अदना से डिप्टी एसपी नहीं कंट्रोल कर पाए तुम लोग, और बोलते हो सरकार चलाते हैं हम लोग। तो उसने क्या कहा इसके छोटे भाई ने मुख्तार के, कह रहे छोड़ा भैया उसकी बात, पूर्वांचल वाली भाषा में, वो बहुत बदमाश है अधिकारी, पहले ये बताओ भाईजान का जान कैसे बचेगा पोटा से। तो उसने कहा कि ठीक है, हम कुछ उपाय करते हैं, भाईजान से बात कराओ। तब मुख्तार बाहर थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके छोटे भाई ने यह कहा कि भाईजान से बात नहीं हो पाएगी, भाईजान तो इतना डर गए हैं कि फोन को हाथों नहीं लगा रहे हैं। ये भाईजान का कलेजा है। वो इनके सामने खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, सिस्टम से मिलकर परेशान कर सकते हैं, दूसरे को मरवा सकते हैं किसी के द्वारा, लेकिन इनका कलेजा इतना है कि अगर सामने हमने, मुझे यूज नहीं शब्द करना चाहिए, कि हम लोग खड़े होते तो पैंट गीली हो जाती थी लोग। ये मैंने देखा है बड़े बड़े माफियाओं का, कि अगर अधिकारी आ जाए अपने पे तो पैंट गीली हो जाती थी इनकी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे ही आका जो हमको कंट्रोल करते थे, अधिकारी और सरकार, वो हमको ही हमारे काम नहीं करने देते। और अब की बात आप कर रहे हैं कि आज क्या होता अगर मैं होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं को लेके आया तो रास्ते में इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता है दहशत में। इतना कलेजा छोटा है, इसके अंदर दम नहीं है, लेकिन भय का साम्राज्य इसने मार के कायम कर रखा है। मैं पूरा चुनाव, पूरा इतना इलेक्शन में घूमता रहा अकेले। लोगों ने कई बार कहा कि आपको मारने के लिए आया। एक बार इसके मुझे इनपुट दिया पुलिस के एसओजी ने कि शैलेंद्र जी, आपको मारने के लिए बॉम्बे से शूटर मंगाया इसने, आप कहीं मत निकलिए। मैंने कहा ठीक है। क्या आप कहीं कल निकलने वाले हैं? हमने कहा हाँ। क्या उनको मालूम है?
हमने कहा मैं तो बाहर निकलता रहता हूँ, मुझे अपना कुछ ना कुछ परिवार के लिए करना है, तो मैं कहीं ना कहीं आऊंगा जाऊंगा, लोग जानते हैं, नाम इतना हो गया है कि लोग पहचानते हैं, जानते हैं कहीं जा रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेस करना कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। तो उसने कहा कि कल मत निकलिए। हमने कहा ठीक है, आपने हमको सूचना दी उसके लिए धन्यवाद। फिर मैंने तत्कालीन लखनऊ के एसएसपी नवनीत सिकेरा जी को फोन मिलाया रात में, और मैंने कहा ऐसा ऐसा इनपुट मिला है मुझे, कृपया इसको देख लीजिए कि क्या सत्यता है। तो उन्होंने वो भी घबरा गया, कहे कि शैलेंद्र तुम कल कहीं मत निकलो या कुछ अगले दिन तक नहीं निकलो, हम इसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने कहा साहब मैं तो निकलूंगा ही, मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। मैंने कहा मैं तो निकलूंगा ही, जान तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो मेरा होगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं इसके डर से घर पे नहीं बैठूंगा। मैं बनारस में रिजाइन करके गया तो वहां पराड़कर भवन है, प्रेस जहां कॉन्फ्रेंस होती है बड़ा, वहां पूरा बनारस के तमाम सब मीडिया जुटे थे लोग, और लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे कि शैलेंद्र जी आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने उलट के पलट के पूछा कि अगर मैं डर रहा होता तो आज आपके बीच में क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता, मैं कहीं घर में बैठा होता। अरे मरना है, एक दिन मर जाएंगे, रोज रोज मरना क्या अच्छा। लेकिन एक वाकया के सामने किसी इस तरह के लोगों के सामने घुटना नहीं टेकूंगा, और जिनको हम विशेष रूप से जा रहे हैं कि इनका कलेजा कितना बड़ा है। मैंने तो इनके पैंट गीली होते देखी है। तो दुर्भाग्य है कि हम जैसे अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता, वरना ये तो कब के नेस्तनाबूद हो गए होते। आज मैं आपके इस माध्यम से एक खुलासा करना चाहता हूं। जी प्लीज। मैं जब ये रिकॉर्ड किया रात में, तो मेरी प्लानिंग थी उस आदमी से, बाबूलाल जिससे ये डील कर रहे थे गन लेने का, मैंने उससे कहा तुम गन लेने के लिए उनको बुलाओ, 25 तारीख को बुला ही रहे थे, 24/25 की रात में ही मैंने पकड़ा था। तो हमने कहा कि कहाँ डील करोगे? साहब उन्होंने अभी डील फिक्स नहीं हुई है, आप जहां कहो वहां फिक्स कर दें, तो मेरे ऊपर है, उनको तो लेना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि बार बार वो बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर हमको चाहिए, इस लाइन में देर नहीं की जाती। तमाम एक न्यूज चैनल में सीडी में दिखाया गया है कि वो चीजें जो पकड़ी बोली गई थी टेप में, वो सीडी में लिखा हुआ है। तो हमने उससे कहा क्या वाराणसी में रेलवे स्टेशन में कैंट के सामने, जहां बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ डील कर सकते हो? कहा साहब कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। और उसने इनको बोल लिया था, और ये जौनपुर तक, लखनऊ से चल के जौनपुर तक आ चुके थे। और मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि सर ये रिकवरी को अभी आप लोग फ्लैश मत करिए, ये अभी डील कर रहा है, अभी इसका पार्ट बाकी है, और वहां देखिए क्या होता है, हो सकता है कि एनकाउंटर भी हो, बहुत कुछ हो सकता था। तो संभावनाएं थी कि उस समय क्या होता, कितनी गोली चलती, कहां से चलती, और क्या हश होता। लेकिन मुझे मालूम था कि हम लोग इतने प्रिपरेशन थे कि इन लोगों को हम धज्जियां उड़ा देते, शायद ही कोई बच के जाता, अगर जरा भी इन लोगों ने छूचा की होती तो। लेकिन खैर समय बीत गया, अब उस पर क्या बोलना है। शैलेंद्र भाई एक बात बताइए, आज एक लंबा सफर हो गया, बहुत कुछ बदल गया, जिन अधिकारियों ने आपको कंप्रोमाइज करने, बी प्रैक्टिकल होने, जीवन बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, समझदारी दिखानी चाहिए, क्या कभी उन्होंने, आज आप 17 साल के बाद कभी उनसे आमना सामना हुआ, कभी वो आपसे नजरें मिला पाए, या आज भी उनके 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 वही तौर हैं, वही तरीके हैं, या उन्हें कहीं पछतावा होता है, या वो जब आपको देखते हैं तो कोई ग्लानि होती है आज 17 साल के इस जीवन में, जब आज आप उन्हें देखते हैं, या कहीं किसी से मिलने का, किसी मौके पे, किसी जलसे में, या कहीं आपसे मिलते हैं, कभी ऐसा आमना सामना हुआ? देखिए एक उदाहरण से मैं आपके सामने समझाता हूँ। जब ये घटना हुई, मैंने रिजाइन किया, तो हमारे पुलिस विभाग में बहुत से शुभेच्छु थे, और लोग मिलने आए, रेजिग्नेशन स्वीकार होने के बाद भी मिलने आए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन लोगों को बुला बुला के फोन से कहा जाता था कि शैलेंद्र से तुम लोग मिलोगे तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, शैलेंद्र से अगर तुम लोग मिलोगे तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, इतनी सख्ती की गई थी। एक दूसरी घटना बताता हूं, कानपुर में वहां के जो उनके रेंज के बड़े अधिकारी गए थे,
और उन लोग जब जाते हैं जिले में तो दरबार लेते हैं। दरबार का मतलब होता है जिसमें कि सिपाही से लेकर ऊपर तक के अधिकारी बैठते हैं और अपने खुल के अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं। तो वहां पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए थे उन्होंने सबके सामने ये बात रखी कि आप लोग नेताओं के पास क्यों जाते हो अपने काम के लिए, हम आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप हमसे कहा करो, हम आपके माँ बाप के समान हैं, आपका ध्यान रखेंगे, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। तो एक सिपाही खड़ा हो गया और उसने ये प्रश्न किया, क्या सर शैलेंद्र सिंह हमारे डिपार्टमेंट के नहीं थे जो उनका आपको संरक्षण करना चाहिए था? आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रश्न था। क्या बात, क्या बात। पूरा दरबार वहीं पे स्थगित हो गया और तत्काल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मुख्यमंत्री तक आई कि आगे समय में सब दरबार स्थगित कर दिया जाए वरना पुलिस विद्रोह हो सकता है। ये नौबत है। ऐसा नहीं कि पुलिस में भी सब खराब लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन जो आपने कहा कि अब उनका आमना सामना होता है, तो मैंने फिर जब ये देखा कि मेरे शुभेच्छु लोग हैं, इनसे मिलने पे इनका नुकसान हो सकता है, तो मैंने ही मिलना बंद कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन 17 सालों में मिला ही नहीं किसी से, मैं मिला ही नहीं, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, किसी इस तरह के फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ। हाँ, सामाजिक कहीं समारोह वहां गए तो मैं गया, तुरंत सम्मिलित हुआ, लोगों से मिला जुला, चला आता है, लेकिन इन लोग से मैं नहीं मिलता हूँ। और क्या मिलता हूँ? शैलेंद्र भाई, मेरा आखिरी बस प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जिस मानसिकता से और जिस हालात से गुजर रहे हैं उसमें एक आपको थोड़ा सा संतोष भी होगा। आज आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, भावुक भी आप हुए, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो एक बड़ा आम भारतीय हमारी जो परिवार का हिस्सा होता है और हम परिवार को जिस तरीके से डिफाइन, इस संघर्ष में समाज ने, आपके आपके वरिष्ठ लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने आपसे दूरी बनाई, आपको मकान नहीं दिया गया, आप एक तरीके से लोगों के लिए अछूत हो गए, लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे इस पूरे क्राइसिस में वो जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, कभी आपको अपने पत्नी की तरफ देखने से, कभी बच्चों की तरफ देखने से एक मन में पीड़ा रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं, मेरी पत्नी सफर कर रही है। वो जो ताकत होती है घर की, जो भारतीय हमारे यहाँ जो व्यवस्था है जिसमें परिवार एक बड़ी ताकत होता है, वो श्रीमती का रोल, आपके बच्चों का रोल, क्या कभी उन्होंने कोई इस पूरे 17 साल में वो खींच गए होंगे, वो उनको लगा होगा इस ईमानदारी की कीमत पे परिवार खतरे में है, ये तमाम सारी चीजों से आप निकले होंगे। उस पूरे पूरे दौर में आपकी श्रीमती का और आपके बच्चों का, खासतौर से आपके माता पिता अगर हैं तो उनका क्या रोल रहा? देखिए, मैंने जब सिलेक्शन होता है तो आपको मालूम है कि हम लोग के सिलेक्शन के बाद बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं, और सिलेक्शन के समय ही मैंने एक रिटायर्ड टीचर के घर में रिश्ता किया था। अच्छा। रिटायर्ड टीचर, और काफी लोगों ने इस बात पर आश्चर्य किया था कि यार तुम्हारे इतने रिश्ते आ रहे थे अच्छे अच्छे, तुमने क्यों किया? तो मैंने इसका उद्देश्य अपने पिताजी से यही डिस्कस किया था। मेरे पिताजी भी डिप्टी एसपी थे, उस समय जीवित थे, अब नहीं है, न माँ है, लेकिन जब रिजाइन किया था तो माँ थी मेरी, पिताजी नहीं थे। तो मैंने कहा था इस बात को कि पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर संस्कार है किसी के पास तो किसी भी परिस्थितियों में वो अपने को एडजस्ट कर लेगा। और वही हुआ, मैं रिजाइन किया, मेरी पत्नी तत्काल सर्विस ज्वाइन की टीचर के रूप में, और उन्होंने घर का तुरंत पहले संभाला। फिर मैंने भी बाद में सर्विस ज्वाइन की, प्राइवेट ही सही, एक बड़ी कंपनी में, और किसी तरह हम लोगों ने अपने घर का खर्च चलाया। और हमारे परिवार में चूंकि कभी ऐसे लोग देखे नहीं थे, सबको मालूम था हम कैसे चलते हैं। सर्विस जो भी 10 साढ़े 9 साल की सर्विस थी, हमारे घर में एक पैसा कोई गलत आया नहीं था। तो हमारे घर में कोई आदत ही नहीं थी गलत इस तरह की कि हमको दिक्कत होती। और बहुत से लोगों ने प्रश्न किया, हमारे परिवार से प्रश्न किया, हम जब जेल में पकड़ के दूसरी बार भी गए तब भी प्रश्न किया, मीडिया ने हमारी पत्नी से पूछा या हमारी माँ से पूछा, उस समय थी तो माँ ने कहा कि वो हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता है और मैं उसकी माँ हूँ,
हम लोग के पास जो भी है उसमें रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है। बहुत दिमाग क्या में बात, आया था। क्या बात। और वाकई में हम लोगों को कभी भी कोई हम लोग की ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी जिससे कि हम लोग लगे कि हाँ हम लोग कभी न सोना गहना चाहिए, न कभी कुछ चाहिए, न बड़ी कार चाहिए, न बड़ा घर चाहिए,